हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका फिजिक्स विथ इलेक्ट्रॉनिक्स पाठशाला में। आज के इस लेक्चर में हम लोग अगर कोई पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन या सिंपल हार्मोनिक ऑक्सीलेशन कर रहा है तो उसका क्या डिफरेंशियल इक्वेशन होगा उसको हम लोग देखेंगे और साथ ही साथ उस डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन को भी फाइंड आउट करेंगे। ओके, तो देखिए यहाँ पे लिख दिया है डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम मतलब सिंपल हार्मोनिक मोशन, या इसी को आप एसएचओ भी लिख सकते हैं मतलब सिंपल हार्मोनिक ऑक्सीलेशन एंड इट्स सॉल्यूशन। ओके, तो सबसे पहला जो हम लोग का गोल रहेगा वो डिफरेंशियल इक्वेशन को फाइंड आउट करना रहेगा, और जैसे ही हम लोग का डिफरेंशियल इक्वेशन निकल जाएगा तो फिर उसके बाद उस डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन को हम लोग फाइंड आउट करेंगे। ओके, अब बात आती है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन होता क्या है। तो ये सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है इसको डिटेल में पीछे के लेक्चर में बताया जा चुका है। अगर आप अभी तक सिंपल हार्मोनिक मोशन वाला लेक्चर नहीं देखे हैं तो आप पहले जाइए, प्लेलिस्ट बना हुआ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया गया है, वहाँ से आप सिंपल हार्मोनिक मोशन वाला जो लेक्चर उसको देख लीजिए, समझ लीजिए, फिर उसके बाद आज का लेक्चर देखिए ताकि आज का जो ये वीडियो है आपको समझने में काफ़ी आसानी हो। ओके, क्लियर। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, मान ले रहे हैं कि कोई एक पार्टिकल है जिसका मास क्या है, स्मॉल एम है, आप कैपिटल एम भी मान सकते हैं। ठीक, ये क्या कर रहा है, सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है। किसके थ्रू, एक स्ट्रेट पाथ के थ्रू क्या कर रहा है, इसे सिंपल हार्मोनिक मोशन हो रहा है। और इस पॉइंट को हम लोग ओ पॉइंट मान ले रहे हैं, ये क्या है, इसका मीन पोजिशन है। ठीक, मीन पोजिशन क्या होता है इसको मैं पीछे के लेक्चर में बताया था। ठीक, क्लियर, बात समझ में आया। कोई एक पार्टिकल एम है, ठीक, या ऐसे कहिए कोई एक पार्टिकल है जिसका मास m है, वो क्या कर रहा है, इस मीन पॉइंट के अबाउट टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है। इतना चीज़ क्लियर। ठीक, मान ले रहे हैं किसी इंस्टेंट t पर जो इसका डिस्प्लेसमेंट है मीन पोजीशन से वो क्या है, y है। ठीक, तो देखिए पार्टिकल का इस मीन पोजीशन O से जो डिस्प्लेसमेंट है उसको y लिखे हैं, तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, 0 होगा। क्लियर, मान ले रहे हैं कि ये जो पार्टिकल है ये अधिकतम जाएगा तो यहाँ तक जा सकता है और अधिकतम इधर यहाँ तक आ सकता है। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, इसका यहाँ से यहाँ तक जो अधिकतम विस्थापन है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, एम्पलीट्यूड कहते हैं। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, इसको हम लोग y = a कह देंगे, और इधर साइड जो मैक्सिमम होगा ये क्या हो जाएगा, y = -a हो जाएगा। इतना चीज़ क्लियर। अब इसी पार्टिकल के लिए हम लोग को क्या करना है, डिफरेंशियल इक्वेशन को क्या करना है, फाइंड आउट करना है। और उसी डिफरेंशियल इक्वेशन को जब आगे हम लोग पढ़ेंगे तो इस y के वैल्यू को भी क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। क्लियर, क्लियर हो रहा है बात। ये देखिए कैसे इस अधिकतम विस्थापन को हम लोग a लिखे हैं, इसको पीछे हम लोग एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी वगैरह पढ़े थे तो वहाँ पर इस चीज़ को समझे थे। ठीक, इस एम्पलीट्यूड के ऊपर भी एक लेक्चर में आपको दिया था। क्लियर, जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगा, अरे भाई ये पार्टिकल आपका मैक्सिमम यहाँ तक जा सकता है और इधर मैक्सिमम यहाँ तक आ सकता है, तो जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगा पार्टिकल द्वारा वही क्या होता है, एम्पलीट्यूड होता है। उसको हम लोग कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्या है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, या आप ऐसे कर दीजिए पॉजिटिव वाई डायरेक्शन है तो उसका जो एम्पलीट्यूड होगा प्लस में होगा। ये क्या है, निगेटिव वाई डायरेक्शन है तो जिसका एम्पलीट्यूड होगा वो क्या होगा, माइनस में होगा। इतना चीज़ क्लियर। मैथ के स्टूडेंट है, इसमें कोई डाउट है नहीं। ठीक, अब एग्जाम में कैसे लिखना है ये आपका फुल मार्क्स में क्वेश्चन आता है। ठीक, इसको कैसे लिखना है तो देखिए इसको लिखा जाएगा, सपोज अ पार्टिकल ऑफ मास m एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन एलॉन्ग अ स्ट्रेट पाथ। ठीक, मान लेंगे हम लोग कि एक पार्टिकल है जिसका मास क्या है, m है, वो क्या कर रहा है, एग्जीक्यूटिंग एसएचओ, एग्जीक्यूटिंग मतलब करना, क्या, सिंपल हार्मोनिक ऑक्सीलेशन कर रहा है। किसके एलॉन्ग, एक स्ट्रेट पाथ के एलॉन्ग। ठीक, इस स्ट्रेट पाथ के एलॉन्ग क्या कर रहा है, सिंपल हार्मोनिक ऑक्सीलेशन कर रहा है। ओके, अब देखिए अपने मन से मान लिया है कि इफ y इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम द मीन पोजीशन एट टाइम t। ठीक, मान ले रहे हैं कि y जो है इसका क्या है, डिस्प्लेसमेंट है पार्टिकल का, कहाँ से, मीन पोजीशन से। ठीक, क्लियर, मीन पोजीशन से इस पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट है वो हम लोग y माने हैं और किसी टाइम स्मॉल t पर। ठीक, आपको मन करे यहाँ x मान सकते हैं, z मान सकते हैं, कुछ ही मान सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आप इसको y ही माने। क्लियर, फिर देखिए क्या लिखे हैं, देन फ्रॉम बेसिक कंडीशन ऑफ एसएचएम। ठीक, अब देखिए थोड़ा समझिए फिर इस लाइन को आगे देखा जाएगा। ओके, अब देखिए जब ये सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगा तो इसके ऊपर क्या लगेगा, एक रिस्टोरिंग फोर्स लगेगा। ठीक,
पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है, इस डायरेक्शन में हो रहा है। इसका मतलब इसके ऊपर जो रिस्टोरिंग फोर्स लगेगा F, वो क्या होगा, इधर लगेगा। बताए थे ना कि सिंपल हार्मोनिक मोशन जब होता है तो जो रिस्टोरिंग फोर्स है वो क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है, लेकिन उसका डायरेक्शन क्या होता है, अपोजिट होता है। ठीक, ये देखिए क्या लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है तो रिस्टोरिंग फोर्स क्या होगा, इधर लगेगा। रिस्टोरिंग फोर्स मतलब क्या, प्रत्यानयन बल। ये प्रत्यानयन बल करेगा क्या, प्रयत्न करेगा इस पार्टिकल को इसके मीन पोजीशन पर लाने के लिए। ठीक, तो देखिए डायरेक्शन दोनों का क्या है, डिस्प्लेसमेंट इधर, फोर्स इधर, इसका मतलब यहाँ पे क्या करेंगे, निगेटिव साइन लगाएंगे। दिस इज द बेसिक कंडीशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक ऑक्सीलेशन। ओके, तो देखिए लिखे हैं, देन फ्रॉम बेसिक कंडीशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक ऑक्सीलेशन द रिस्टोरिंग फोर्स F इज प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट y एंड इज अपोजिटली डायरेक्टेड, दैट इज F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y, लेकिन दोनों का डायरेक्शन एक दूसरे का अपोजिट है। तो मैथ में आप जान ही रहे हैं कि जब अपोजिट डायरेक्शन वगैरह रहता है तो यहाँ क्या करते हैं, निगेटिव साइन यूज करते हैं। फोर्स भी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट भी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी, लेकिन दोनों वेक्टर क्वांटिटी का क्या है, जो डायरेक्शन है एक दूसरे के अपोजिट है, तो इस वजह से क्या करेंगे, यहाँ पे निगेटिव साइन लगाएंगे। दोनों अगर सेम डायरेक्शन रहता तो निगेटिव साइन का कोई कॉन्सेप्ट आता नहीं यहाँ पे। क्लियर हो गया बात। अब देखिए यहाँ से क्या करेंगे, F इक्वल टू, अब आप पीछे से पढ़ते हुए आ रहे हैं, इंटर में भी ऐसा पढ़े हैं कि कहीं भी अगर प्रोपोर्शनलिटी साइन होता है तो उसको हम लोग क्या करते हैं, हटा देते हैं, उसके जगह एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट क्या करते हैं, इंट्रोड्यूस कर देते हैं। तो यहाँ पे इसको हटा के इसके जगह क्या कर दिए, K को लेते आए और इसे मान लिए कि हम लोग का ये क्या है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। ओके, तो देखिए लिखे हैं, वेयर K इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट एंड इज कॉल्ड फोर्स कांस्टेंट और स्प्रिंग कांस्टेंट। ठीक, जहाँ पर K क्या है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, फोर्स कांस्टेंट कहते हैं, या इसी को हम लोग स्प्रिंग कांस्टेंट भी कहते हैं। पीछे के इंटर वाले क्लास में आप इसको पढ़े हुए हैं। ठीक, अब देखिए इसका यूनिट क्या होगा, तो यहाँ पे देखिए K को अगर ऐसे लिखा जाए, K इक्वल टू क्या हो जाएगा, F y करके लिख सकते हैं। ठीक, ऐसे लिख सकते हैं ना, K इक्वल टू F y होगा। ठीक, अब देखिए F का यूनिट क्या है, न्यूटन, और Y का क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या होगा, मीटर होगा। तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इसके यूनिट को न्यूटन पर मीटर लिख सकते हैं। ठीक, इस निगेटिव साइन से कंफ्यूज नहीं होना, हम लोग बस क्या कर रहे हैं, इसके यूनिट की बात कर रहे हैं, तो बस डायरेक्शन बताने के लिए है ना। तो जो इसका यूनिट होगा वो क्या हो जाएगा, न्यूटन पर मीटर हो जाएगा। क्लियर होगा। K इज अ फोर्स कांस्टेंट, या इसी को स्प्रिंग कांस्टेंट कहते हैं, और जो इसका यूनिट होगा वो क्या होगा, न्यूटन पर मीटर होगा। ठीक, अब आगे कुछ चीज़ों को हम लोग और लिखेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। ओके, देखिए स्टूडेंट, लास्ट सेशन हम लोग यहाँ तक देखे थे। ओके, अब देखिए इसके आगे हम लोग क्या लिखेंगे, लिखें कि इफ़ स्मॉल a इक्वल टू d2y अपॉन dt स्क्वायर इज द एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल, देन इक्वेशन 1 कैन बी रिटेन एज। ठीक, अब इस चीज़ को समझिए। देखिए आपको न्यूटन सेकेंड लॉ से पता है कि F इक्वल टू आप क्या लिख सकते हैं, ma लिख सकते हैं। ठीक, अब देखिए जो वेलोसिटी होता है वो क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट होता है। ठीक, यहाँ पे देखिए क्या है, y आपका डिस्प्लेसमेंट है, तो इसको अगर हम एक बार क्या करें, ऐसे लिख दें, एक बार इसका टाइम डेरिवेटिव ले लें, तो ये क्या हो जाएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, वेलोसिटी कहते हैं। ओके, अब देखिए अगर एक्सीलरेशन को डिफाइन करना हो तो हम लोग क्या कहते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज एक्सीलरेशन। इसको क्या करें, एक बार टाइम के रिस्पेक्ट में इसका डेरिवेटिव ले लें, तो क्या हो जाएगा, हम लोग को एक्सीलरेशन मिल जाएगा ना। तो इसका एक बार और टाइम के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव ले लेते हैं ऐसे, तो देखिए क्या हो जाएगा, ये d2y अपॉन dt स्क्वायर, पीछे के क्लास में आप पढ़े हैं। इसका मतलब जो एक्सीलरेशन होता है उसको डिस्प्लेसमेंट के टर्म में हम लोग कुछ ऐसे लिख सकते हैं। ठीक, तो वही चीज़ देखिए यहाँ पर लिखा गया है। क्लियर हुआ चीज़। ठीक, एक बार रेट ऑफ चेंज निकालेंगे डिस्प्लेसमेंट का तो वेलोसिटी मिलेगा, और दोबारा निकाल देंगे उसका तो हम लोग को क्या मिलता है, एक्सीलरेशन मिलता है। ओके, तो यहाँ से हम लोग को ये चीज़ मिला। अब देखिए ये हम लोग का क्या है, फोर्स है, और फोर्स इक्वल टू होता क्या है, मास इनटू एक्सीलरेशन, द्रव्यमान गुणे त्वरण होता है। न्यूटन सेकंड लॉ हम लोग ये सब पढ़े हुए हैं पीछे क्लास में। ठीक, तो यहाँ आप क्या करेंगे, इसके बाद लिखेंगे यम क्या है, इस पार्टिकल का मास है, पहले ही हम लोग इसको मान लिए थे, और ए क्या है, एक्सीलरेशन है, और ए का वैल्यू है क्या, d2y अपॉन dt स्क्वायर। इसको हम लोग लिखेंगे, चूंकि इधर y है इसको भी हम लोग, एक्सीलरेशन को भी हम लोग y के टर्म में ही लिखना चाहते हैं। ठीक, इस वजह से ए के इस वैल्यू को हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर पुट कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं ना। ओके,
अब देखिए इसको कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं, ये जो कांस्टेंट है, मास क्या है, कांस्टेंट है यहाँ पे, इसको नीचे लेके चले गए इधर, या आप ऐसे कहिए दोनों साइड में स्मॉल m से भाग दे दिए, इधर m से m कैंसिल हो गया, इधर क्या होगा माइनस k/m इंटू वाई हो गया। अब देखिए इसको कुछ ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं, k/m को इधर लेफ्ट हैंड साइड में लेते आएंगे तो पॉजिटिव साइन हो जाएगा। इस तरीके से हम लोग को एक डिफरेंशियल इक्वेशन मिल गया। ये क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन है किसका, एक पार्टिकल का जिसका मास क्या है m है, और वो क्या कर रहा है, सिंपल हार्मोनिक एक्सीलरेशन कर रहा है। ठीक, अब देखिए इसी के जगह एक हम लोग अनदर क्वांटिटी मान लेते हैं और इस इक्वेशन को एक दूसरे फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो देखिए क्या लिखे हैं, इसके बाद ये वाली लाइन है, इसके बाद आपको यहाँ से लिखना है। ठीक, तो देखिए क्या लिखे हैं कि पुटिंग k/m जो है इसको इसके जगह क्या पुट कर रहे हैं, ω² पुट कर रहे हैं, और ये क्या इसका एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। ठीक, क्लियर, के क्या आपका कांस्टेंट है, स्प्रिंग कांस्टेंट या फोर्स कांस्टेंट, मास भी आपका क्या है, कांस्टेंट है, इसका मतलब इसका रेशियो भी एक कांस्टेंट होगा, इसका मतलब क्या है, ये भी एक कांस्टेंट क्वांटिटी यहाँ से हम लोग को पता चल रही है। ठीक, तो k/m = ω²। ठीक, वेयर ये ओमेगा क्या आपका एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। ठीक, इन इक्वेशन 2, इसको इक्वेशन 2 में हम लोग क्या कर रहे हैं, पुट कर रहे हैं। जब इसको हम लोग इक्वेशन 2 में पुट करेंगे तो यहाँ से क्या मिलेगा, d2y/dt², इसके जगह हम लोग क्या किए, ω² पुट कर दिए, यहाँ पे y एज इट इज पड़ा रहेगा, इज इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया। इसको हम लोग इक्वेशन 3 कर दिए। ठीक, तो अब देखिए क्या लिख दिए हैं, दिस इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 इज नोन एज डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ SHM। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन या डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ SHO, सिंपल हार्मोनिक एक्सीलरेशन कहेंगे। ओके, अब देखिए आधा काम हम लोग का यहाँ पर हो गया है, हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन को फाइंड आउट कर लिए हैं। अब अगला टारगेट क्या है कि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन मिला है इसके सोल्यूशन को फाइंड आउट करना है। ठीक, तो अब हम लोग नेक्स्ट टारगेट चलेंगे, इसके सोल्यूशन को क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। क्लियर, बात समझ में आ रहा है। देखिए कितना आसान है, इसमें लगभग 80% चीज़ आप इंटर में पढ़ के आ रहे हैं, तो कोई चीज़ यहाँ पे आपको बहुत नया चीज़ देखने को नहीं मिल रहा है। ओके, देखिए स्टूडेंट, लास्ट सेशन में हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन को फाइंड आउट किए थे और ये हम लोग को डिफरेंशियल इक्वेशन मिला था। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, इसके सोल्यूशन को फाइंड आउट करेंगे। ठीक, तो देखिए यहाँ पे लिख दिए हैं सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ SHM। ओके, क्लियर है चीज़। अब इसके सोल्यूशन को हम लोग फाइंड आउट करने चल रहे हैं। ठीक, अगर आपको मन करेगा तो जो मैं मेन हेडिंग बनाया था उसके नीचे आप लिख लीजिएगा डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ SHM, तो वहाँ तक ये चीज़ हो जाएगा, और फिर उसके बाद दूसरा हेडिंग ये लिख लीजिएगा सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ SHM। क्लियर है चीज़। अब देखिए ये चीज़ आपको लिखना नहीं है, इसकी जो इसको दिखाने के लिए मैं बस यहाँ पे साइड में लिखा हूँ, इसको मत लिखिएगा। ठीक, तो देखिए जब आप मैथ में डिफरेंशियल इक्वेशन वगैरह पढ़ेंगे तो उसमें कई तरीके का मेथड सिखाया जाएगा डिफरेंशियल इक्वेशन के सोल्यूशन को फाइंड आउट करने के लिए। ठीक, तो उसमें एक मेथड होता है ट्रायल मेथड, उस ट्रायल मेथड के हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, इस डिफरेंशियल इक्वेशन के सोल्यूशन को क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। ठीक, ट्रायल मेथड में होता क्या है, एक सोल्यूशन माना जाता है। ठीक, जैसे यहाँ पे देखिए क्या लिखे हैं, लेट y = c e⁴ t विल बी द सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन 3। इसको क्या कहते हैं, ट्रायल मेथड कहते हैं। इसमें हम मान लिए कि y का जो ये वैल्यू है ये क्या है, इसका एक सोल्यूशन है। ठीक, तो अब जब ये इसका सोल्यूशन होगा इसका मतलब क्या होना चाहिए, ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। ठीक, अब देखिए इसमें एक चीज़ और हम लोग आगे क्या लिखे हैं कि वेयर C एंड अल्फा आर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। ठीक, ये C और अल्फा दोनों क्या है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। आप फ्री हैं, इस C के जगह कुछ भी लिख सकते हैं, ABCD कुछ भी लिख सकते हैं, और इस अल्फा के जगह भी बीटा गामा वगैरह चाहे ABCD कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट का बस ये मतलब है कि C के जगह या अल्फा के जगह कोई भी लेटर क्या कर सकते हैं, आप यूज कर सकते हैं। क्लियर है चीज़। अब देखिए, अब जब ये हम लोग सोल्यूशन माने हैं कि सोल्यूशन क्या करना चाहिए, इसको सेटिस्फाई करना चाहिए। जैसे आप मैथ में पढ़ते हैं कि x² + 4x + 2 = 0, ऐसे करके पढ़ते हैं ना, या ऐसे करिए, ऐसे करके जब पढ़ते हैं आप तो यहाँ से क्या आता है, जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये क्या है, x + 2 का होल स्क्वायर है, ऐसे करके है। ठीक, फिर यहाँ से इसको निकालेंगे तो इसका सोल्यूशन क्या आएगा, -2 आएगा। तो ये -2 क्या करते हैं, इसमें पुट करते हैं, और अगर ये -2 क्या करता है, सेटिस्फाई करता है, तो हम लोग कह देते हैं कि ये क्या है, इसका सोल्यूशन है। ठीक, अब देखिए बात समझ में आ रहा है। ऐसे मैथ में जब इक्वेशन रहता है तो उसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो फिर लास्ट में क्या करते थे, आंसर को वेरीफाई करते थे ना। वेरीफाई करने के लिए क्या करते थे, जो वैल्यू x का मिलता था उसको ला के इसमें पुट करके क्या करते थे, चेक करते थे। ठीक, तो वैसे ही जब हम लोग यहाँ पर इसको उस डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन माने हुए हैं तो इसका मतलब डेफिनेटली ये वैल्यू क्या करना चाहिए, उसको सेटिस्फाई करना चाहिए। अब सेटिस्फाई कराने के लिए करना क्या होगा, एक तो y का वैल्यू हम डायरेक्ट यहाँ पुट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर y का क्या है, डबल डेरिवेटिव निकाल के उसके वैल्यू को क्या
करना होगा, पुट करना होगा। तो देखिए क्या लिखे हैं, फ्रॉम इक्वेशन 4 कामा वी है। अब क्या किए, इसको एक बार टाइम के रिस्पेक्ट में क्या कर देना है, डिफरेंशिएट कर देना है। तो जब टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो इधर डी वाई बाई डी टी हो गया, बात समझ में आया। इधर देखिए सी क्या है, कांस्टेंट है, एज इट इज लिख लिए। फिर ई के पावर अल्फा टी, आप पढ़े हैं कि ई एक्सपोनेंशियल का जो डेरिवेटिव होता है वो क्या होता है, वही सेम वैल्यू होता है। ई के पावर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ई के पावर एक्स ही होता है, ये आप पढ़े हुए हैं, ठीक। जिसको ई के पावर अल्फा टी लिख दिए। अब देखिए यहाँ पर फिर एक्स का हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं। तो यहाँ पे क्या अल्फा टी लिखा हुआ है, तब इस अल्फा टी का टी के रिस्पेक्ट में क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे। तो टी का टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और अल्फा क्या होगा, बच जाएगा। तो उस अल्फा को हम लोग यहाँ लिख लेते हैं, बात समझ में आया। जैसे आप मैथ में पढ़े ना कि यहाँ पर ऐसे लिखा हुआ है, ऐसे समझिए ई के पावर ए एक्स लिखा हुआ है। इसको जब डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या लिखते हैं, ई के पावर एक्स लिखते हैं, और फिर एक्स को डिफरेंशिएट करते हैं तो यहाँ पे क्या करते हैं, ए को ऐसे आगे लिख देते हैं, लिखते हैं ना। अगर इसका एक्स के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएशन करें तो कुछ ऐसे ही होगा ना, बात समझ में आ रहा है, कोई कन्फ्यूजन नहीं, ओके। तो ये क्या हो गया आपका, जब अल्फा टी का करेंगे अल्फा यहाँ आगे लिख देंगे, टी का टी के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। नहीं समझ में आ रहा है तो एक बार फिर से चलिए इसको बताते हैं, क्योंकि कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। इसका जब डिफरेंशिएशन आप पढ़े थे पीछे क्लास में तो क्या करते थे, पहले पूरे क्वांटिटी को ऐसे लिख देते थे, और फिर जो पावर है उसका एक्स के रिस्पेक्ट में करते थे। तो ए एक्स लिखा हुआ है तो एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा। ए क्या है, कांस्टेंट है, तो उसको एज इट इज यहाँ लिख देते थे। तो वैसे ही यहाँ पे क्या टी है, अब इसको हम लोग टी के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो सी तो कांस्टेंट है उसको लिख दिए थे। अब अल्फा टी में क्या है, टी का टी के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा, अल्फा कांस्टेंट है तो उसको हम लोग क्या करेंगे, आगे इसके लिख देंगे, ठीक। अब एक बार डिफरेंशिएट करने से हम लोग का काम चलने वाला नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है। इसका मतलब क्या करना होगा, इसको एक बार और टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना होगा। तो जब एक बार और टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो इधर डी टू वाई अपॉन डी टी स्क्वायर आ जाएगा। इधर क्या होगा, सी अल्फा एज इट इज यहाँ पर रहेगा सी अल्फा। फिर इसको हम लोग चलना है डिफरेंशिएट करने, तो इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे तो ई के पावर क्या हो जाएगा, अल्फा टी हो जाएगा। फिर जब इस अल्फा टी को टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, टी का टी के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा, अल्फा एज इट इज बचेगा। तो अल्फा को यहाँ पर लिखेंगे तो अल्फा इंटू अल्फा क्या हो गया, अल्फा स्क्वायर हो गया। तो वही चीज़ यहाँ पर लिखे हैं, ये हम लोग का क्या हो गया, इक्वेशन 5 हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन 4 से y के वैल्यू को और इक्वेशन 5 से डी टू वाई अपॉन डी टू स्क्वायर के वैल्यू को उठाएंगे, ले चलेंगे, और इक्वेशन 3 में क्या करेंगे, पुट करेंगे। तो देखिए लिखे हैं, यूजिंग इक्वेशन 4 एंड 5 इन इक्वेशन 3 कामा वी गेट। यहाँ से क्या मिलेगा, इसके जगह देखिए, इस पूरे क्वांटिटी के जगह हम लोग क्या किए, इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दिए, सी अल्फा स्क्वायर ई टू द पावर अल्फा टी, प्लस यहाँ क्या ओमेगा स्क्वायर को एज इट इज लिख दिए, और यहाँ पे फिर क्या, ये वैल्यू y के वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दिए, सी ई के पावर अल्फा टी इज इक्वल टू क्या होगा, 0 को ऐसे इधर लिख दिए, ठीक। अब देखिए इसको हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो इक्वेशन को जब सॉल्व करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं, तो क्या देखते हैं, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि जो कॉमन टर्म हो रहा है उसको हम लोग क्या करें, एक पास लिख लें। तो यहाँ पे देखिए क्या है, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे c है, e के पावर अल्फा टी है, इधर भी c है, e के पावर अल्फा टी है। इसका मतलब इन दोनों को हम कॉमन ले सकते हैं, तो c e के पावर अल्फा टी कॉमन ले लिए। अब ये क्या हो गया, इधर अल्फा स्क्वायर बच गया, इधर ओमेगा स्क्वायर बच गया, तो अल्फा स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0 लिख दिए, ठीक। अब देखिए इस इक्वेशन को सेटिस्फाई होने के लिए या तो ये 0 होना चाहिए या तो ये 0 होना चाहिए, पीछे की क्लास में आप पढ़े हैं, ठीक। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के तो ही बराबर होगा ना, या तो ये टर्म 0 हो या तो ये 0 हो या तो दोनों 0 हो। अब देखिए c इंटू ई के पावर अल्फा टी जो है ये 0 हो नहीं सकता, क्योंकि इसी को हम लोग सोल्यूशन माने हैं, तो 0 कैसे हो सकता। तो वही लिखे हैं कि सिंस चूँकि c ई टू द पावर अल्फा टी 0 नहीं हो सकता, तो जब ये 0 नहीं हो सकता तो डेफिनेटली इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने के लिए ये जो बचा हुआ वैल्यू है इसको 0 होना पड़ेगा। देयरफॉर अल्फा स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर विल बी इक्वल टू द 0। इज इट क्लियर। अब देखिए यहाँ पर क्या किए, यहाँ पर जो अल्फ़ा था ये क्या था, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट था। तो जब हम लोग मैथ वगैरह पढ़ते हैं तो आपके सर लोग बता रहे होंगे, हम लोग आर्बिट्रेरी कांस्टेंट के वैल्यू को निकालते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, अल्फ़ा के टर्म में अल्फ़ा एक तरफ और इधर क्या किए, ओमेगा को लिखे, ठीक। ओमेगा का वैल्यू हम लोग को पता है, ठीक। इसका वैल्यू पता है ना, k/m के बराबर होता है, ठीक। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट के वैल्यू को निकालना चाह रहे हैं, इस वजह से अल्फा को लेफ्ट हैंड साइड में लिखे, ओमेगा स्क्वायर को इधर कर दिए। अब देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, अल्फा इक्वल टू अंडर रूट माइनस ओमेगा स्क्वायर हो गया, ठीक। अब देखिए इसको ऐसे अंडर रूट माइनस ओमेगा स्क्वायर कैसे लिख सकते हैं ना, अंडर रूट -1 इंटू अंडर रूट ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हैं। अब देखिए ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाएगा, ओमेगा हो जाएगा, अंडर रूट -1 का वैल्यू क्या होता है, आयोटा होता है, तो आई ओमेगा लिख दिए, क्लियर। अब देखिए
जब ये रूट का हम लोग क्या करते हैं, हटाते हैं, स्क्वायर रूट अगर लेते हैं तो प्लस माइनस आता है, तो आगे क्या कर दिए, प्लस माइनस लिख दिए। ठीक, प्लस अल्फा इक्वल टू क्या हो गया, प्लस माइनस आई ओमेगा हो गया। वेयर आई इक्वल टू बता दिए कि आयोटा जो होता है वो अंडर रूट माइनस 1 के क्या होता है, बराबर होता है। इतना चीज़ क्लियर। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, अल्फा का 2 वैल्यू मिल रहा है। अल्फा इक्वल टू क्या है, एक प्लस आई ओमेगा है, दूसरा क्या है, माइनस आई ओमेगा। तो लिखेंगे सिंस अल्फा हैज 2 वैल्यूज देयरफॉर वी हैव 2 सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 3 विच आर गिवन एज, एक को y1 इक्वल टू c1 e की पावर आई ओमेगा टी लिख दिए, ये अल्फा के वैल्यू को पुट कर रहे हैं। तो क्या हो गया, एक बार अल्फा का वैल्यू प्लस आई ओमेगा है तो इसको क्या कर दिए, प्लस मान कर लिखिए, चाहे नहीं लिख लेंगे तब भी माना जाएगा कि प्लस है। प्लस को लिखिए चाहे ना लिखिए, वो मान अंडरस्टूड होता है कि प्लस है। ठीक, तो यहाँ पे e के पावर आई ओमेगा टी कर दिए। दूसरा y2 इक्वल टू c2 e के पावर, अब यहाँ पे माइनस है दूसरा वैल्यू, तो यहाँ पे माइनस लिखना पड़ेगा, माइनस आई ओमेगा टी कर दिए। ठीक, इसी अल्फा की जगह वैल्यू पुट किए। ठीक, क्लियर। तो इस तरीके से हम लोग को इसके 2 सोल्यूशन मिले। अब देखिए ये C भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, इसके वैल्यू को भी फाइंड आउट किया जाता है बाउंड्री कंडीशन लगा के, लेकिन यहाँ पे हम लोग को C के वैल्यू को फाइंड आउट करने से कोई मतलब नहीं है, इस वजह से हम लोग C के वैल्यू को फाइंड आउट करने नहीं चल रहे हैं। बात समझ में आया। अल्फा का थोड़ा सा ज़रूरत था, उसको हम लोग को नॉन पैरामीटर मतलब एंगुलर फ्रिक्वेंसी के टर्म में फाइंड आउट करना था, इस वजह से अल्फा के वैल्यू को हम लोग क्या किए, फाइंड आउट कर लिए। अगर आप अल्फा की जगह बीटा माने रहते तब भी आप सॉल्व करते तो बीटा का वैल्यू भी प्लस माइनस आई ओमेगा के बराबर आता। क्लियर ना, क्लियर है चीज़। जब आप मैथ में डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ेंगे फर्स्ट सेमेस्टर में, तो इस तरीके के तमाम डिफरेंशियल इक्वेशन आपको मिलेंगे जहां आर्बिट्रेरी कांस्टेंट वगैरह यूज किए जाएंगे और फिर उस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट की वैल्यू को फाइंड आउट किया जाता है, कभी कोई बाउंड्री कंडीशन लगा के, कभी कुछ इस तरीके के कंडीशन को लगा के। ठीक, तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन के सोल्यूशन को देख के आपको घबराने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा पेशेंस रखे रहिए। अगर आप पढ़ चुके हैं BSc में तो आपको अच्छे समझ में आएगा, अगर अभी नहीं समझ में आ रहा है तो जैसे ही आप पढ़ेंगे तुरंत ही आपको क्या होगा, समझ में आ जाएगा। वैसे इसमें कोई डरने की जरूरत नहीं है, जहाँ पर जो पॉइंट था उसको मैं बताते हुए चलाऊँ। ठीक, अब इसके आगे क्या लिखना है उसको फिर हम लोग देखेंगे। ओके, देखिए फ्रेंड लास्ट सेशन में हम लोग यहाँ तक पहुँचे थे। ठीक, अब देखिए यहाँ पर C1 और C2 लिखे थे, इसके बारे में थोड़ा नहीं बताए थे। ये देखिए जो आपके C1 C2 हैं ये क्या है, ये भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। जैसे C वहाँ पे आर्बिट्रेरी कांस्टेंट था वैसे इक्वेशन 4 में, वैसे यहाँ पर C1 C2 क्या है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। ओके, अब देखिए इसके आगे हम लोग क्या लिखे हैं, लिखे हैं कि देयरफॉर जनरल सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन 3 इज। ठीक, एक चीज़ समझिएगा, सुपरपोजिशन थ्योरम आप पढ़े हैं, वेव वाला चैप्टर जब पढ़े थे इंटर में तो वहाँ सुपरपोजिशन पढ़े थे कि y1 और y2 का जो लीनियर कॉम्बिनेशन होता है y, ये क्या है, सुपर पोजिशन थ्योरम वैसे आप करके पढ़े थे कि y इक्वल टू क्या होगा, y1 प्लस y2 होगा। ठीक, वैसे ही क्या है यहाँ पर ये y1 y2 है। ठीक, तो सुपर पोजिशन थ्योरम के अकॉर्डिंग यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं कि जो जनरल सोल्यूशन होगा वो क्या होगा, इस इक्वेशन 3 का जो जनरल सोल्यूशन होगा वो y इक्वल टू क्या होगा, y1 और y2 के क्या होगा, सम के बराबर होगा। ठीक, और उसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ से y1 और y2 के वैल्यू को पुट करेंगे तो ये वैल्यू मिल जाएगा। ठीक, आप देखिएगा जब आप मैथ में सॉल्व करेंगे इसको तो डायरेक्ट इसके सोल्यूशन को जब सॉल्व करेंगे डिफरेंट मेथड से, तो देखिएगा डायरेक्ट आप सोल्यूशन में ये चीज़ लिखते हैं, डायरेक्ट आप सोल्यूशन में क्या करते हैं, ये चीज़ लिखते हैं। ठीक, लेकिन यहाँ पे हम लोग फिजिक्स पढ़ रहे थे तो फिजिक्स के अकॉर्डिंग थोड़ा सा 2-4 स्टेप ज़्यादा करते हुए इस सोल्यूशन पे क्या किए, पहुँचे हैं। ठीक, सुपरपोजिशन थ्योरम में इस चीज़ को आप पढ़े थे कि y इक्वल टू क्या होता है, y1 प्लस y2 होता है। उसी चीज़ को यूज करते हुए हम लोग यहाँ पे लिख दिए हैं कि जो जनरल सोल्यूशन होगा इसका वो क्या होगा, y इक्वल टू y1 प्लस y2 के बराबर होगा। यहाँ से इस वैल्यू को पुट किए। ठीक, थोड़ा सा आप पेशेंस रखे रहेगा। अगर आप इसको BSc फर्स्ट सेमेस्टर के मैथ में पढ़ चुके हैं तब तो कोई डाउट नहीं है, अगर नहीं पढ़े हैं तो आने वाले कुछ दिनों में आप इसको पढ़ लेंगे, यहाँ पे जो भी आपका डाउट है वो क्या होगा, समाप्त हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए यहाँ पर ये क्या है, दो क्वांटिटी कुछ ऐसे है। क्लियर, एक ई की पावर क्या है, प्लस आई के साथ है, दूसरा क्या है, ई की पावर माइनस आई के साथ है। ठीक, तो जब आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे तो उसमें एक ऐसा चीज रिलेशन पढ़ेंगे कि ई के पावर आई थीटा जो होता है वो क्या होता है, कास थीटा प्लस आई साइन थीटा के बराबर होता है, और ई के पावर माइनस आई थीटा जो होता है वो कास थीटा माइनस आई साइन थीटा के क्या होता है, बराबर होता है। ठीक, तो यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ पर ई के पावर थीटा की जगह क्या है, ओमेगा टी है, तो जहाँ जहाँ थीटा है वहाँ पर क्या करेंगे, ओमेगा टी रखेंगे। ठीक, तो देखिए यहाँ पर क्या किए, C1 को एज इट इज लिख दिए। अब देखिए ई के पावर आई ओमेगा टी है। ठीक, तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, कास थीटा, तो थीटा की जगह क्या होगा, ओमेगा टी प्लस आई साइन थीटा, थीटा की जगह क्या हो जाएगा, ओमेगा टी। ऐसे क्या किए, इसके वैल्यू को पुट कर लिए इस फॉर्मूले की हेल्प से। अब देखिए इसके वैल्यू को पुट करना है तो ये वाला फॉर्मूला क्या करेंगे, यूज करेंगे। तो देखिए यहाँ क्या लिखे हैं, C2 को
एज इट इज लिख लिए। अब यहाँ पे e के पावर माइनस आई ओमेगा टी है, ठीक। तो अब देखिए जब e के पावर माइनस आई थीटा रहता है तो कास थीटा माइनस आई साइन थीटा लिखते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखेंगे, कास थीटा की जगह ओमेगा टी माइनस आई साइन, फिर थीटा की जगह क्या होगा ओमेगा टी। तो यहाँ पे क्या किए, ओमेगा टी लिख लिए। क्लियर हुआ है चीज़। अब देखिए यहाँ से क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो अब जब सॉल्व करेंगे तो C1 कास ओमेगा टी यहाँ पर आएगा, फिर C1 आई साइन ओमेगा टी यहाँ पे आएगा। वैसे जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो C2 कास ओमेगा टी यहाँ पे आएगा, और फिर माइनस आई C2 साइन ओमेगा टी यहाँ पे आएगा, ठीक। उसको मैं सॉल्व नहीं किया हूँ, स्किप कर दिया हूँ, डायरेक्ट लिखा हूँ। C1 डायरेक्ट लिखे हैं, कास ओमेगा टी को क्या किए हैं, कॉमन ले लिए, ठीक। तो देखिए कास ओमेगा टी के साथ यहाँ C1 आया है, यहाँ कास ओमेगा टी के साथ C2 आएगा। जब कास ओमेगा टी को हम लोग कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, C1 प्लस C2 बचेगा। कोई कन्फ्यूजन नहीं ना, एक लाइन क्या किए, स्किप किए, ठीक। आप इसको प्रैक्टिस करिएगा, ठीक। एग्जाम में देखिए आप लिख रहे होंगे, थोड़ा सा लंबा हो रहा होगा, मुझे क्या करना है, एक एक लाइन आपको समझाना है, इस वक्त मैं एक एक लाइन अच्छे से लिखता हूँ, ठीक। आपको एग्जाम में क्या करना है, लिखते टाइम पेज भी बचाना है, टाइम बचाना है। तो जब आप पढ़े रहेंगे ना तो डायरेक्ट लाइन को क्या करेंगे, लिख सकते हैं, एक दो लाइन उसमें एक दो स्टेप स्किप करके। बात समझ आया। जब मैं तो एक एक लाइन बता रहा हूँ यहाँ पे, लेकिन एग्जाम में आपको टाइम और पेज बचाना है। इस वजह से जब लिखिएगा एग्जाम में तो एक एक दो दो स्टेप जो बीच में का होगा उसको स्किप करते हुए लिखिएगा, ठीक। और आप अगर समझे रहेंगे तभी इसको स्किप कर पाएंगे। ओके, तो देखिए यहाँ पर C1 प्लस C2 कास ओमेगा टी करके क्या किए, लिख दिए। फिर इधर देखिए क्या है, यहाँ पर I लिखे हैं, ठीक। अब यहाँ पर देखिए क्या होगा, C1 साइन ओमेगा टी, और ऐसे क्या होगा यहाँ पर C2 साइन ओमेगा टी आएगा। इसमें भी क्या है, ऐसे करके चलिए इसको एक बार तोड़ के दिखा देते हैं। यहाँ पर देखिए क्या है, C1 ये क्या हो जाएगा, I साइन ओमेगा टी ऐसे आएगा, और जब इसको ओपन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस आई C2 ये क्या हो जाएगा, साइन ओमेगा टी, ठीक। अब देखिए साइन ओमेगा टी को जब कॉमन ले लेंगे तो क्या हो गया, ये यहाँ लिख दिए। अब यहाँ पे आई भी कॉमन है तो आई को भी कॉमन ले लिए, ये C1 माइनस C2 बचेगा। क्लियर। वैसे इस चीज़ को यहाँ लिखे थे, और फिर इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये चीज़ कॉमन ऐसे लेके इस चीज़ को आप क्या करेंगे, यहाँ पर लिख लेंगे, ठीक। तो डायरेक्ट आपको लिखना है, इस तरह इसको ब्रैकेट ओपन वगैरह नहीं करना है, ठीक। डायरेक्ट लिखिए, टाइम बचाइए। ओके, अब देखिए क्या करना हम लोग को, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, C1 और C2 की जगह कुछ ऐसे मानेंगे, पुट करेंगे कि C1 प्लस C2 जो है वो A साइन फाई है, और I C1 माइनस C2 जो है वो A कास फाई है, ठीक। क्यों ऐसा कर रहे हैं अभी आगे आपको समझ में आ जाएगा, ठीक। अब क्या करेंगे, इसको पुट करेंगे इक्वेशन 6 में। तो इक्वेशन 6 में जब पुट करेंगे तो क्या होगा, लिखे हैं कि V है कामा V है, क्या मिलेगा, इसके जगह ये वैल्यू आ गया A साइन फाई, इसके जगह ये वैल्यू आ गया A कास फाई, ठीक। अब देखिए यहाँ से A क्या है, कॉमन है, A को कॉमन ले लिए तो क्या बचा, इस चीज़ को देखिए पहले लिख लिए हैं साइन ओमेगा टी कास फाई, इस टर्म को बाद में कास ओमेगा टी साइन फाई, ठीक। अब देखिए आप पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं, साइन A प्लस बी क्या होता है, तो साइन A कास B, फिर क्या होता है प्लस कास A साइन B होता है, ठीक। तो ऐसे देखिए कुछ चीज़ें यहाँ पे दिख रही हैं। यहाँ क्या है, अगर इस ओमेगा टी को हम लोग क्या करें, A माने और फाई को B माने तो क्या है, साइन A कास B प्लस कास A साइन B है ना। तो इसको क्या लिख सकते हैं, साइन A प्लस B के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो साइन ओमेगा टी प्लस फाई के फॉर्म में लिख दिए, A को एज इट इज कॉमन लिखे थे, यहाँ पर क्या हो गया, इक्वेशन 7 हो गया। इस तरीके से पार्टिकल के लिए डिस्प्लेसमेंट का जो इक्वेशन है वो हम लोग को मिल गया, ठीक। तो अब देखिए इसको पुट करने से फ़ायदा क्या हुआ कि इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके कुछ इस फॉर्म में हम लोग क्या किए हैं, लिख लिए हैं। बात समझ में आया। इस इक्वेशन को इस इक्वेशन 6 में ये वैल्यू पुट करने से ये फ़ायदा हुआ कि इसको कुछ इस तरीके से छोटे फॉर्म में हम लोग क्या किए, लिख लिए, ठीक। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर क्या ज़रूरी है कि यहाँ पर A साइन फाई लिखें, यहाँ पर A कास फाई लिखें। तो देखिए ऐसा ज़रूरी नहीं है, आपको मन करे तो यहाँ पर आप A कास फाई लिख दीजिए, यहाँ पर क्या करिए A साइन फाई लिख दीजिए। जब आप यहाँ पर A कास फाई लिखेंगे, ऐसे समझ लीजिए इस चीज़ को ताकि कोई कन्फ्यूजन ना रहे। यहाँ पर आप क्या करेंगे, A कास फाई लिखेंगे, और यहाँ पर क्या लिखेंगे, इस वैल्यू की जगह A साइन फाई लिखेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, कास वाला फार्मूला चला जाएगा, ठीक। अगर मान लीजिए इसके जगह आप A कास फाई लिखें, चलिए थोड़ा सा जगह बनाते हैं, आपका कन्फ्यूजन दूर करना है क्योंकि बुक में ये चीज़ बताया नहीं है। देखिए अगर हम क्या करते हैं, C1 प्लस C2 इक्वल टू क्या करें, A कास फाई मान लें, और I C1 माइनस C2 की जगह क्या करें हम लोग, A साइन फाई मान लें। तब देखिए क्या होगा, ऐसा मानने पे क्या होगा, यहाँ पर देखिए इक्वेशन 6 है वो कुछ इस फॉर्म में आ जाएगा, y इक्वल टू A कास फाई, और यहाँ क्या हो जाएगा, कास ओमेगा टी। बात समझ में आया। प्लस क्या हो जाएगा, A साइन फाई, और इधर क्या हो जाएगा,
साइन ओमेगा टी, इतना चीज़ क्लियर। अब देखिए यहाँ पर अगर ए को हम लोग कॉमन ले लें, ए को कॉमन ले लें, चलिए मैं डायरेक्ट एक लाइन स्किप करके ऐसे मिटा के लिख दिया, एक कॉमन ले लिए। तब देखिए क्या है, ये कास ए माइनस बी का फॉर्मूला आप पढ़े हैं, क्या होता है, कास ए कास बी प्लस साइन ए साइन बी करके होता है, ऐसे होता है ना, क्लियर, ऐसे करके होता है। यहाँ पे देखिए जब इसको आप लिखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये वैल्यू देखिए, इसको आप ए को एज इट इज लिख देंगे, अगर इसको ए माने तो ये क्या हो गया, कास ए, अब फाई को बी माने तो कास ए कास बी प्लस साइन ए साइन बी हो गया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये वैल्यू आपका कास ओमेगा टी माइनस फाई के क्या होगा, बराबर हो जाएगा, क्लियर, इसके क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो मतलब जो आपका वेव फॉर्म कुछ इस तरह साइन के फॉर्म में आ रहा था, वो क्या होगा, कास के फॉर्म में आने लगेगा। बात समझ में आया, ठीक। बस ये क्या है, साइन की जगह क्या होगा, कास का वैल्यू आ जाएगा। तो आप फ्री हैं, आप ऐसे भी लिख सकते हैं या आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई जरूर नहीं है, ओके। लेकिन बुक वाला जो फॉलो किया है उसी को फॉलो करते हुए मैं चल रहा हूँ, ठीक। तो इस तरीके से इक्वेशन 7 तक हम लोग पहुँचे। अब देखिए इसके बाद यहाँ पर लिखना है, थोड़ा मेरा बोर्ड छोटा है, इस वजह से यहाँ पर जब लिख रहा हूँ तो आपको थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा होगा, लेकिन मैं बताते हुए चल रहा हूँ किसके बाद क्या लिखना है, ठीक। तो इसके बाद ये लाइन लिखना है, क्या लिखे हैं, दिस इक्वेशन 7 इज नोन एज इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक ऑक्सीलेशन। दिस इक्वेशन गिव्स द इंफॉर्मेशन अबाउट डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल। ये जो इक्वेशन 7 है यही क्या है, सिंपल हार्मोनिक ऑक्सीलेशन का इक्वेशन है, और यही हम लोग को क्या देगा, इन्फॉर्मेशन देगा। किसके लिए, ये जो इन्फॉर्मेशन होगा, ये इन्फॉर्मेशन होगा कि पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट कहाँ पर है, कैसा है, उसके बारे में क्या करेगा, जानकारी देगा कि टाइम टी पर पार्टिकल का क्या डिस्प्लेसमेंट वगैरह है। साथ ही ये फाई जो है, इसके हेल्प से हम लोग निकालेंगे कि इसका किसी टाइम पर डायरेक्शन और पोजीशन वगैरह क्या है, ये सब पीछे हम लोग पढ़ चुके हैं कि फाई क्या बताता था, फेज बताता, ठीक, सिंपली, ओके, क्लियर। अब आगे हम लोग क्या करेंगे, एम्पलीट्यूड वगैरह का बात करेंगे। बात समझ में आया। ये जो इक्वेशन 7 है ये क्या है, ये देगा पार्टिकल के डिस्प्लेसमेंट के अबाउट क्या देगा, इन्फॉर्मेशन देगा। मतलब जो पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक ऑक्सीलेशन कर रहा है उसके डिस्प्लेसमेंट के अबाउट इन्फॉर्मेशन देगा। क्या क्या इन्फॉर्मेशन देगा, इसका एम्पलीट्यूड क्या है, इसका टाइम पीरियड क्या है, इसका फेज क्या है, इसका वेलोसिटी क्या है, इसका एक्सलेशन क्या है, सब कुछ हम लोग यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। और आगे हम लोग इन्हीं सब चीज़ों को चलना है फाइंड आउट करने, ओके। देखिए स्टूडेंट, अब हम लोग ये जो इक्वेशन 7 मिला था इसके आगे क्या करेंगे, ये इक्वेशन 7 क्या था हम लोग का, डिस्प्लेसमेंट था किसका, पार्टिकल का, ठीक। अब हम लोग क्या करेंगे, पार्टिकल के एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, फेज, वेलोसिटी, एक्सेलेरेशन, इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे, ठीक। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहला नंबर क्या लिखे हैं, यहाँ पर एम्पलीट्यूड लिख दिए हैं, ठीक। एम्पलीट्यूड के बारे में हम लोग बात करेंगे, ओके। अब देखिए पीछे हम लोग पढ़े थे कि जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, एम्पलीट्यूड कहते हैं। अब यहाँ से इक्वेशन 7 से देखिए ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन है, और यहाँ पर y क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, ठीक। यही y ने हम लोग डिस्प्लेसमेंट लिए थे पीछे जब फिगर बनाए थे। तो ये मैक्सिमम कब होगा, ये मैक्सिमम तब होगा जब इस साइन का वैल्यू क्या हो, मैक्सिमम हो। और आपको पता है साइन का जो मैक्सिमम वैल्यू होता है वो 1 होता है, ठीक। तो देखिए यहाँ पे लिखे हैं कि सिंस वी नो दैट द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन इज 1, दैट इज यहाँ पर साइन ओमेगा टी प्लस फाई जो होगा वो क्या होगा, अगर 1 के बराबर होगा, देन बाई इक्वेशन 7, तो इक्वेशन 7 के हेल्प से हमको क्या मिलेगा, वाई मैक्सिमम जो होगा वो क्या होगा, ए के बराबर होगा। इसका मतलब क्या होगा, जो ए होगा यही क्या होगा, हम लोग का एम्पलीट्यूड होगा। मतलब इस डिस्प्लेसमेंट के इक्वेशन में जो कैपिटल ए है यही क्या है, हम लोग का एम्पलीट्यूड है। बात समझ में आया, यही क्या होगा, हम लोग का एम्पलीट्यूड होगा, क्योंकि मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को हम लोग क्या कहते हैं, एम्पलीट्यूड कहते हैं, ठीक। अगर देखिए इसके वैल्यू का अगर हम लोग क्या करें, -1 ले लें तो क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू अगर -1 होगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर y का जो वैल्यू है वो क्या होगा, -1 के बराबर हो जाएगा। तो ये बस क्या है, डायरेक्शन बता रहा है किसके, लेफ्ट हैंड साइड में, इधर क्या है, मतलब निगेटिव y एक्सिस पे क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, माइनस क्या है, बट डायरेक्शन बताने के लिए, ठीक। तो एम्पलीट्यूड को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि प्लस माइनस ए जो होगा ये क्या होगा, इसका एम्पलीट्यूड होगा, क्लियर। बात समझ में आ रहा है, प्लस माइनस ए जो होगा इसका एम्पलीट्यूड होगा। जब प्लस होगा तो इधर क्या है आपका डिस्प्लेसमेंट है, माइनस है तो इधर क्या आपका डिस्प्लेसमेंट है। मतलब ओवरऑल मेरे कहने का मतलब ये है कि जो ए है ये क्या आपका एम्पलीट्यूड है, ठीक। तो बस आपको ये ऐसे लिखने की जरूरत है, इसको ऐसे लिखने उखने की जरूरत नहीं है, ये बस समझाने के लिए मैं यहाँ पर आपको बता दिया हूँ ताकि आप बुक में देखें तो कंफ्यूज ना हो, ठीक। बुक में प्लस माइनस ए करके भी दिया हुआ है, ओके। अरे भाई डिस्प्लेसमेंट इधर भी होगा ना, इधर जो माइनस ए है ये क्या एम्पलीट्यूड है, इधर जो प्लस ए है वो क्या है, एम्पलीट्यूड है, ठीक, क्लियर। उसी को एक साथ मर्ज करके प्लस माइनस ए करके लिखा जाता है, ओके। कोई कन्फ्यूजन नहीं ना। अब देखिए
टाइम पीरियड, दूसरा नंबर जो है टाइम पीरियड, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक, तो देखिए पीछे हम लोग देखे थे कि टाइम पीरियड क्या होगा, पार्टिकल जितने समय बाद दोबारा अपने पाथ को क्या करेगा, रिपीट करेगा, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, टाइम पीरियड कहेंगे। ठीक, तो देखिए यहाँ पे क्या कर ले रहे हैं, मान ले रहे हैं क्या, रिप्लेसिंग t बाई टी प्लस 2 पाई बाई ओमेगा। टी को इक्वेशन 7 में जो t है इसको t प्लस 2 पाई बाई ओमेगा से क्या कर रहे हैं, रिप्लेस कर रहे हैं। ठीक, चेक करने के लिए कि क्या इसका टाइम पीरियड होगा। ठीक, तो देखिए इसको रिप्लेस कर रहे हैं इक्वेशन 7 में, तो क्या मिलेगा हम लोग को, y इक्वल टू a साइन ओमेगा और t के जगह t प्लस 2 पाई बाई ओमेगा रख दिए, प्लस क्या किए, फाई रख दिए। ठीक, अब यहाँ जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो गया, ओमेगा t हो गया। यहाँ से इसको सॉल्व करने देखिए, ओमेगा इंटू 2 पाई बाई ओमेगा होगा, ओमेगा से ओमेगा कट जाएगा, 2 पाई बचा, यहाँ पे क्या हो गया, 5 हो गया। अब देखिए 2 पाई को इधर लिख दिए और ओमेगा टी प्लस 5 को इधर लिख दिए, कर्ली ब्रैकेट लगा दिए। ठीक, अब देखिए पीछे आप पढ़े हैं कि साइन 2 पाई प्लस थीटा जो होता है वो क्या होता है, साइन थीटा के बराबर होता है, पीछे पढ़े हैं। ठीक, मैथ में, तो यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, साइन 2 पाई, इस पूरे वैल्यू को अगर थीटा मान लें तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा के बराबर होगा। तो इसको देखिए लिख दिए हैं, y इक्वल टू a साइन ओमेगा t प्लस 5। इसका मतलब क्या, हम लोग देखें कि t में अगर 2 पाई बाई ओमेगा हम लोग जोड़ रहे हैं तो पार्टिकल दोबारा क्या कर रहा है, अपने उसी पाथ को क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है, मतलब वही इक्वेशन हम लोग को फिर क्या हो रहा है, मिल जा रहा है। ठीक, तो देखिए क्या लिखे हैं, दिस इक्वेशन 8 इज सिमिलर as equation 7, therefore we find that after 2 pi by omega time particle repeat itself। इस इक्वेशन से हम लोग को क्या पता चल रहा है, इक्वेशन 8 से, कि ये 7 की तरह ही है। और यहाँ से एक चीज़ और पता चल रहा है कि 2 पाई बाई ओमेगा टाइम के बाद पार्टिकल जो है वो अपने पाथ को दोबारा क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। इसका हम क्या कर सकते हैं कि जो टाइम पीरियड t होगा, कैपिटल T, वो 2 पाई बाई ओमेगा के बराबर होगा। बात समझ में आया, जितने टाइम बाद पार्टिकल अपने आप को दोबारा क्या करता है, रिपीट करता है अपने पाथ को, उसी को हम लोग क्या करते हैं, टाइम पीरियड करते हैं। ठीक, देखिए बीच में कभी क्या जल्दी जल्दी वर्ड गलत निकल जा रहा है, क्योंकि वीडियो क्या है, काफ़ी लंबा हो गया, प्रेशर है मेरे ऊपर कि वीडियो को थोड़ा जल्दी फिनिश किया जाए। अदरवाइज बड़ा वीडियो रहता है तो आप कहते हैं भाई इतना देर कौन पढ़ेगा, इस वजह से कहीं कहीं जल्दी बोलने में गलत निकल जा रहा है। ओके, तो यहाँ देखिए क्या है, टाइम पीरियड t इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा के बराबर आ गया। ठीक, क्यों इसको टाइम पीरियड कर रहे हैं, क्योंकि इतने टाइम t में ये वैल्यू हम ऐड कर रहे हैं तो इतने टाइम बाद क्या हो रहा है, पुनः ये पार्टिकल क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है, मतलब पुनः यही वैल्यू हमको मिल जा रहा है। इसका मतलब क्या है, ये जो टाइम है यही क्या, इसका टाइम पीरियड है। अब देखिए आगे चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, t इक्वल टू क्या है, 2 पाई, और ओमेगा का वैल्यू देखिए हम लोग ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू के बाई एम क्या किए थे, माने थे, मतलब ओमेगा इक्वल टू क्या होगा, अंडर रूट के बाई एम होगा। ठीक, तो यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, अंडर रूट के बाई एम लिख सकते हैं, या इसी को t इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 पाई, और ये क्या हो जाएगा, एम जो आपका ऊपर चल जाएगा 2 पाई अंडर रूट एम बाई क्या हो जाएगा, के हो जाएगा। क्लियर, अब देखिए यहाँ से ऐसे भी लिख सकते हैं कि t जो होगा ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, मास के। ऐसे भी लिख सकते हैं, अरे भाई 2 पाई क्या है, कांस्टेंट है, ये k भी क्या है, कांस्टेंट है, तो ऐसे भी डायरेक्ट मन कर लिख सकते हैं कि जो t है वो अंडर रूट एम के क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक, क्लियर, अगर आपको मन करे तो आगे इसको नोट कर लीजिएगा, अदरवाइज यहीं पर क्या करिएगा, इसको छोड़ दीजिएगा। ओके, अब हम लोग इसके फ्रीक्वेंसी, फेज और वेलोसिटी एक्सेलरेशन की बात करेंगे। देखिए स्टूडेंट, अब हम लोग फ्रीक्वेंसी को फाइंड आउट करेंगे। ठीक, तो देखिए पीछे हम लोग पढ़े थे कि जो फ्रीक्वेंसी होता है वो क्या होता है, न्यू से लिखा जाता है, या किसी बुक में इसी को एफ से भी लिखता है या एन से भी लिखता है। ठीक, जिससे आप कंफ्यूज मत होगा। ओके, और ये जो फ्रीक्वेंसी होता है ये 1/t के बराबर होता है। ठीक, तो देखिए लिखे हैं, वी नो दैट फ्रीक्वेंसी न्यू इक्वल टू 1/t, और हमको पता है पीछे देखें कि जो t होता है टाइम पीरियड वो 2 पाई अंडर रूट एम बाई के क्या होता है, बराबर होता है। ठीक, तो यहाँ से देखिए न्यू इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 1 t के वैल्यू को पुट करेंगे तो 2 पाई अंडर रूट एम बाई के हो गया। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो अंडर रूट के ऊपर चला जाएगा, तो न्यू इक्वल टू 1/2 पाई अंडर रूट के बाई एम हो गया। यही आपका क्या हो गया, फ्रीक्वेंसी हो गया। अब इस इक्वेशन से देखिए क्या पता चल रहा है कि जो न्यू है ये क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, स्क्वायर रूट ऑफ मास के, जो पार्टिकल का मास है उसके स्क्वायर रूट के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ओके, क्लियर है चीज़, ये MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट चीज़ें ये सब बता रहे हैं यहाँ पे। ओके, अब देखिए यहाँ पर चौथा पॉइंट जो है हम लोग का फेज। अब हम लोग क्या करेंगे, फेज के बारे में देखेंगे। ठीक, तो अब देखिए इक्वेशन 7 में जो पूरा क्वांटिटी है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, फेज कहते हैं। ठीक, तो देखिए लिखे हैं, द क्वांटिटी ओमेगा t प्लस 5 इज नोन एज फेज। फेज क्या होता है, इसको हम लोग पीछे डिफाइन कर चुके थे। ठीक, अब देखिए अगर टाइम t इक्वल टू 0 लेते हैं तो जो फेज का वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा, तो जब यहाँ पे t इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो ये पूरा टर्म वैनिश हो
जाएगा तो यहाँ पर क्या बचेगा, जो फेज का वैल्यू होगा वो क्या होगा, फाई के बराबर होगा। फेज का वैल्यू ये है और टी इक्वल टू 0 पर जो फेज का वैल्यू होगा वो क्या होगा, आपका फाई के बराबर होगा। क्लियर, क्लियर है चीज़। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखे हैं, इट मीन्स एट इनिशियल पोजीशन, मतलब जो स्टार्टिंग पोजीशन होगा जिसको टी इक्वल टू 0 कहेंगे, जो पार्टिकल होगा वो क्या रखेगा, फाई फेज रखेगा। ठीक, अब देखिए पार्टिकल कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, अलग अलग पॉइंट पर क्या होगा, मतलब अलग अलग इनिशियल कंडीशन पर जो फाई का वैल्यू है वो अलग अलग होगा। ठीक, इनिशियल कंडीशन हम लोग क्या लेते हैं, टी इक्वल टू 0 ही लेते हैं ना। पीछे की क्लास में आप पढ़े हैं कि जो इनिशियल कंडीशन होता है मतलब जहाँ से हम चीज़ों को वॉच करना शुरू करते हैं वो हमारे लिए क्या होता है, टी इक्वल टू 0 होता है। तो टी इक्वल टू 0 पर जो फेज होगा वो क्या होगा, ऐसे मन करे तो यहाँ पे इक्वल का साइन आप हटा सकते हैं, फेज ये इक्वल टू क्या होगा, इसके बराबर होगा। ओके, क्लियर है चीज़। अब देखिए टी इक्वल 0 फेज फाई है। अब देखिए अगर आप पार्टिकल का एक्सेलेरेशन यहाँ मीन पोजीशन से स्टार्ट करा रहे हैं तब क्या फेज होगा, और अगर यहाँ एक्सट्रीम पोजीशन से स्टार्ट करा रहे हैं तब क्या फेज होगा, इस चीज़ को भी हम लोग देख सकते हैं। ठीक, मतलब आप एक्सेलेरेशन कहाँ से देख रहे हैं, यहाँ से एक्सेलेरेशन को देख रहे हैं कि यहाँ से एक्सेलेरेशन देख रहे हैं, अलग अलग पॉइंट पर क्या होगा, अलग अलग फेज होगा। अगर हम मीन पोजीशन से एक्सेलेरेशन को चेक कर रहे हैं, मीन पोजीशन से एक्सेलेरेशन को चेक कर रहे हैं तो उस कंडीशन में इस फाई का वैल्यू क्या होगा, उसको देखिए कैसे निकाल सकते हैं। अगर मीन पोजीशन से करेंगे तो मतलब यहाँ टी इक्वल टू 0 हम लोग के लिए इनिशियल कंडीशन होगा। ठीक, और टी इक्वल टू 0 साथ साथ इस मीन पोजीशन पर y का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, 0 के बराबर होगा। तो y के वैल्यू को जो हम लोग 0 पुट करेंगे तो इक्वेशन 7 से देखिए क्या होगा, 0 इक्वल टू ए साइन, और ये t का वैल्यू क्या है, 0 है। ठीक, तो ये पूरा वैल्यू 0 हो जाएगा, प्लस क्या हो गया यहाँ पे फाई हो गया। अब देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, 0 इक्वल टू ये क्या हो गया, ए साइन फाई हो गया। अब यहाँ देखिए ए को नीचे लाएंगे तो 0 अपान ए क्या होगा, 0 हो जाएगा। यहाँ से जो साइन फाई का वैल्यू 0 हो गया, इट्स इम्प्लाइड एट फाई इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया। मतलब अगर क्या हो रहा, हम लोग का जो पार्टिकल है उसके एक्सेलेरेशन को अगर हम मीन पोजीशन से क्या कर रहे हैं, काउंट कर रहे हैं, तो जो इनिशियल फेज होता है जिसको टी इक्वल टू 0 पर हम लोग देखते हैं वो क्या होता है, 0 के बराबर होता है। इनिशियल फेज टी इक्वल टू 0 पे फाई होता है। इस फाई का वैल्यू अगर वो पार्टिकल क्या कर रहा है, इस मीन पोजीशन से एक्सेलेरेट करना शुरू कर रहा है तो उसका जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, 0 के बराबर होता है। इतना चीज़ क्लियर। अब देखिए अगर पार्टिकल मान लीजिए यहाँ जो एक्सट्रीम पोजीशन है यहाँ से हम इसको चेक करना चाहें तब क्या होगा, तो एक्सट्रीम पोजीशन पे देखिए क्या होगा, एक्सट्रीम पोजीशन पर अगर देखा जाए तो वहाँ भी इनिशियल कंडीशन टी इक्वल टू 0 लगाएंगे। वहाँ पर देखिए क्या होगा, यहाँ पर जो y का वैल्यू हो क्या होगा, ए के बराबर होगा। ये ए लिखिए चाहे प्लस ए लिखिए। ठीक, और ये क्या हो जाएगा इधर ए साइन, यहाँ पर t का वैल्यू अभी भी 0 है तो ये पूरा टर्म क्या होगा, 0 होगा। यहाँ पर क्या बचेगा, बस 5 बचेगा, डायरेक्ट लिख रहे हैं। ठीक, अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, a से a कैंसिल हो गया, मतलब यहाँ पर 1 बच गया, ये क्या हो गया, साइन फाई हो गया। अब यहाँ देखिए साइन फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, इस 1 की जगह हम साइन पाई बाई 2 लिख सकते हैं ना। साइन पाई बाई 2 मतलब साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, तो फाई का वैल्यू क्या हो जाएगा, पाई बाई 2 होगा। मतलब अगर हम लोग एक्सेलेरेशन को यहाँ से काउंट कर रहे हैं तो इनिशियल फेज क्या होगा, पाई बाई 2 होगा। अगर हम लोग एक्सेलेरेशन को यहाँ से काउंट कर रहे हैं तो इनिशियल फेज क्या होगा, 0 होगा। अगर बीच में से कहीं काउंट कर रहे हैं तो इनिशियल फेज कुछ और होगा। यहाँ से काउंट कर रहे हैं तो इनिशियल फेज क्या होगा, कुछ और होगा। ठीक, क्लियर है चीज़। तो ये फाई का वैल्यू बताता है कि कहाँ से हम लोग क्या कर रहे हैं, एक्सेलेरेशन का काउंट करें। जैसे मान लीजिए मैं 0 से एक्सेलेरेशन को काउंट कर रहा हूँ, अगला कुछ देर बाद आया तब पार्टिकल यहाँ से था, यहाँ से एक्सेलेरेट करना शुरू किया तो उसके लिए टी इक्वल टू 0 होगा, वो यहाँ से काउंट करेगा तो वो क्या करेगा, कहेगा कि पाई बाई 2 जो है हमारा इनिशियल फेज है। ठीक, हम कहेंगे कि हमारा इनिशियल फेज क्या है, 0 है। क्लियर, तो ये फाई का वैल्यू बताता है। अगर बीच में कई पार्टिकल होगा तो उसके वाई के वैल्यू को पुट करके टी इक्वल टू 0 पुट करके उसके करस्पॉन्डिंग फाई के वैल्यू को निकाल सकते हैं। ठीक, क्लियर है चीज़। तो जहाँ से मन करे वहाँ से आप ऐसे इनिशियल वैल्यू को फाई को क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक, अब हम लोग वेलोसिटी और एक्सेलेरेशन की बात करेंगे। देखिए स्टूडेंट, अब हम लोग 5वां नंबर पॉइंट क्या है, वेलोसिटी, इसको फाइंड आउट करेंगे। ठीक, तो ये डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन मिला हुआ था तो हम लोग क्या करें, अगर इसका एक बार टाइम डेरिवेटिव ले लें तो हमको वेलोसिटी मिल जाएगा। पीछे हम लोग देखे थे अभी, तो v इक्वल टू डी वाई बाई डी टी हो गया। अब देखिए ए क्या है, कांस्टेंट है, इसको एज इट इज लिख लिए। ए क्या है, एम्पलीट्यूड है, और एम्पलीट्यूड क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट का मैक्सिमम वैल्यू होता है, और कभी भी मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू कांस्टेंट होता है, आपको पता ही है। तो ये क्या होगा, कांस्टेंट हो गया। अब देखिए साइन थीटा का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, कास थीटा होता है, तो साइन ओमेगा टी प्लस फाई का जो डिफ्रेंसिएशन है कास ओमेगा टी प्लस फाई हो गया। ठीक, अब फिर इसको हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे टी के रिस्पेक्ट में तो फाई का क्या होगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि टी का कोई वैल्यू इसमें है नहीं। ओके, और यहाँ क्या ओमेगा टी है, तो ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन टी के रिस्पेक्ट में क्या होगा, ओमेगा हो जाएगा। तो उस ओमेगा को यहाँ क्या करेंगे, आगे
लिख लेंगे। क्लियर? तो ये क्या हो गया हम लोग का वेलोसिटी का वैल्यू हो गया। अब देखिए इसको साइन के फॉर्म में भी हम लोग लिख सकते हैं। तो देखिए आप पढ़े हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी होता है कि cos थीटा इक्वल टू √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है। तो यहाँ देखिए cos का ये वैल्यू जो होगा ये क्या होगा, इसके बराबर होगा। क्लियर? ये सब मैथ में पढ़े हुए हैं। यहाँ से v का वैल्यू देखिए क्या होगा, a ओमेगा। ठीक, यहाँ ए ओमेगा लिख दिए और यहाँ इस वैल्यू की जगह ये वैल्यू लाके पुट कर दिए। अब देखिए यहाँ से अगर आप लिखना चाहें तो साइन ओमेगा टी जो प्लस फाई जो होगा वो क्या होगा, y/a के बराबर होता है। तो देखिए इस वैल्यू की जगह क्या लिखेंगे, अगर इधर स्क्वायर करेंगे तो इधर भी क्या होगा, स्क्वायर हो जाएगा। इसके जगह ये पूरा वैल्यू लिख दिए हैं। ठीक, अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो a स्क्वायर इधर जाएगा और नीचे a स्क्वायर आएगा। तो अंडर रूट का a स्क्वायर जब निकलेगा बाहर तो नीचे a होगा और यहाँ ऊपर a है, यहाँ a होगा और ऊपर a बैठा हुआ है, a से क्या हो कैंसिल हो जाएगा, मतलब ये वैल्यू क्या होगा, बस बचेगा। ओके, अब देखिए यहाँ से क्या पता चल रहा है कि जब हम लोग का डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो उस टाइम क्या होगा, जो वेलोसिटी का वैल्यू मैक्सिमम होगा और वो ओमेगा ए के बराबर होगा। वाई का वैल्यू जब जीरो होगा तो ये क्या देगा, मैक्सिमम वैल्यू देगा, वो ओमेगा ए के बराबर होगा। और अगर डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू क्या होगा, मैक्सिमम होगा, तो उस दरमियान क्या होगा, जो वेलोसिटी होगा जीरो होगा। मतलब अगर वाई का वैल्यू क्या है, प्लस माइनस ए है, मैक्सिमम है, तो यहाँ पर क्या होगा, ए स्क्वायर आएगा, चाहे प्लस ए रखिए चाहे माइनस ए रखिए, ए स्क्वायर आएगा, ए स्क्वायर में से घटेगा तो ये क्या होगा, जीरो होगा, तो वेलोसिटी क्या होगा, मिनिमम हो जाएगा। ठीक, मतलब क्या होगा, वाई स्क्वायर टू प्लस माइनस ए पर वेलोसिटी वैल्यू मिनिमम होगा और जब डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा तो ये वैल्यू क्या होगा, मैक्सिमम होगा। अरे भाई कोई इक्वेशन लिखा हुआ है, इसमें से अगर घटाने वाली वैल्यू क्या होगी, छोटी होगी तो ये वैल्यू क्या होगा, मैक्सिमम होगा, और इसमें से अगर घटाने वाली वैल्यू क्या होगी, बड़ी होगी तो ये वैल्यू क्या होगा, मिनिमम होगा। बात समझ में आया? जैसे जैसे वाई का वैल्यू बढ़ेगा तो ये वैल्यू मिनिमम होगा, इतना तो आप जानते ही हैं। ठीक, कुछ कोई रिलेशन ऐसे लिखा गया है, एक्स इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस यहाँ क्या लिखा गया, वाई स्क्वायर। ठीक, अगर वाई स्क्वायर का वैल्यू क्या है, बड़ा है तो इसका मतलब इसमें से ज़्यादा वैल्यू घट रहा है, ये वैल्यू छोटा होगा। अगर वाई स्क्वायर का वैल्यू छोटा है इसका मतलब इसमें से कम वैल्यू घट रहा है, तो इसका मतलब वैल्यू क्या होगा, बड़ा होगा। तो वही चीज़ तो यहाँ पर समझा रहे हैं। ठीक, क्लियर? इसका मतलब ये मैक्सिमम और ये मिनिमम वैल्यू होगा। इस चीज़ को देखिए यहाँ पर आप समझ भी सकते हैं, पीछे बताए थे अगर वाई स्क्वायर टू जीरो पर वेलोसिटी मैक्सिमम नहीं होगा तो पार्टिकल इधर फिर आगे कहाँ जाएगा, पार्टिकल आगे नहीं जाएगा। मान लीजिए ऐसे इसको हम क्या किए, यहाँ से एक्सीलेट कराए, ऐसे एक्सीलेट करके यहाँ गया, ऐसे एक्सीलेट करके पार्टिकल यहाँ गया, फिर क्या होगा, यहाँ पर जैसे पहुँचेगा वाई इक्वल टू ए पे, तुरंत उसका वेलोसिटी क्या होगा, जीरो होगा। अगर यहाँ पर इसका वेलोसिटी जीरो नहीं होगा तो फिर आगे नहीं बढ़ जाएगा। इसी वजह से ना वाई इक्वल टू ए पर जो होगा इसका वेलोसिटी क्या होगा, मिनिमम होगा, जीरो होगा। और जब वेलोसिटी जीरो हो गया तो ये क्या होगा, फिर वापस ऐसे आएगा, तो वापस ऐसे आएगा तो मेन पोजीशन पर क्या इसका वेलोसिटी मैक्सिमम होगा। अगर यहाँ पे वेलोसिटी मैक्सिमम नहीं होगा तो फिर आगे जाना चाहेगा, नहीं जाना चाहेगा ना, तो आगे क्या होगा, यहाँ वेलोसिटी मैक्सिमम होगा फिर आगे जाएगा। अब जैसे वाई इक्वल टू माइनस ए पे पहुँचेगा तो फिर वेलोसिटी मिनिमम हो जाएगा, तो फिर क्या होगा, यहीं पर ऐसे यहाँ से क्या होगा, वापस चला आएगा, फिर यहाँ पर आएगा। ठीक, तो जैसे यहाँ पर आएगा फिर क्या होगा, वेलोसिटी इसका मैक्सिमम होगा। ठीक, तो फिर ऐसे यहाँ जाएगा, फिर यहाँ जाएगा तो वेलोसिटी क्या होगा, इसका मैक्सिमम होगा, वाई इक्वल टू वेलोसिटी मिनिमम होगा, फिर यहाँ आएगा, यहाँ मैक्सिमम होगा, यहाँ मिनिमम होगा। ठीक, इसका मतलब क्या है, मेन पोजीशन पर अगर वेलोसिटी मैक्सिमम होगा तभी ना पार्टिकल इधर उधर जाएगा, नहीं तो मेन पोजीशन पे वेलोसिटी न्यूनतम हो जाए, मिनिमम हो जाए तो कहाँ आने जाने वाला है। ठीक, और जो एक्सट्रीम पोजीशन है इस पर वेलोसिटी क्या होगा, जीरो होगा। अगर एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी जीरो नहीं होगा तो आगे नहीं बढ़ जाएगा। समझ में आ रहा है ना? तो यही चीज़ यहाँ मैथमेटिकली देखिए लिखा गया है। क्लियर? और कौन इसको इधर उधर ले जा रहा है, रिस्टोरिंग फोर्स इधर उधर ले जा रहा है इसको, जो क्या कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। ठीक ना? अब देखिए आगे हम लोग क्या करेंगे, जो एक्सेलरेशन एक टर्म बचा हुआ है उसको भी फाइंड आउट कर लेंगे और वीडियो को क्या करेंगे, फिनिश कर लेंगे। ओके, देखिए स्टूडेंट, अब हम लोग एक्सेलरेशन का बात करेंगे। ओके, सबसे लास्ट टर्म आज के टॉपिक का। ठीक, इसके पहले देखिए एक चीज़ पीछे छूट गया था, जो v इक्वल टू आपका क्या लिखा हुआ था, v इक्वल टू यहाँ पर लिखे थे हम लोग v इक्वल टू यहाँ पर लिखे थे w और यहाँ पे क्या था, a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर करके लिखा हुआ था ना। तब देखिए इस इक्वेशन से हम लोग को एक चीज़ और पता चल रहा है कि जैसे से क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू बढ़ेगा, जैसे से वाई का वैल्यू बढ़ेगा, इसका मतलब इसमें से घटने वाली वैल्यू बढ़ रहा है, वैसे वैसे वेलोसिटी क्या होगा, कम होगा। और जैसे जैसे वाई का वैल्यू क्या होगा, घटेगा, इसका मतलब इसमें से घटने वाली वैल्यू घट रही है, तो वैसे वैसे भी का वैल्यू क्या होगा, बढ़ेगा। ओके, अब देखिए एक्सेलरेशन की बात करेंगे तो एक्सेलरेशन क्या होता, क्या रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी जो होता है एक्सेलरेशन होता है,
और वेलोसिटी का वैल्यू क्या था, ए ओमेगा कास ओमेगा टी प्लस फाइव था, ये पीछे हम लोग देखे थे। ठीक, उसी को एक बार क्या कर रहे हैं, टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दे रहे हैं। तो जब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ए ओमेगा कांस्टेंट था, एज इट इज ए ओमेगा लिख लेंगे। ठीक, अब कास थीटा का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन थीटा होता है, तो माइनस साइन लगा, इसको लिख लिए। अब इसको जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो फाइव में टी है नहीं, तो ये जीरो हो जाएगा, और ओमेगा टी का टी के रिस्पेक्ट में क्या होगा, ओमेगा होगा, तो एक ओमेगा यहाँ पे क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ए ओमेगा स्क्वायर हो गया। ठीक, इस चीज़ को यहाँ ऐसे लिख लिए हैं। क्लियर। अब देखिए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, यहाँ से देखिए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव जो होगा वो बाई बाई ए के बराबर होगा, तो यहाँ से इसको बाई बाई ए के बराबर क्या किया, लिख लिया है। ठीक, अब देखिए ए से क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, तो ए इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई हो गया। यहाँ से देखिए पता चल जा रहा है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन में जो एक्सेलेरेशन होता है वो डायरेक्टली क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है वाई के, लेकिन क्या होता है, निगेटिव साइन होता है, मतलब अपोजिटली क्या होता है, डायरेक्टेड होता है। इस चीज़ को पीछे हम लोग देखे भी थे पिछले वाले लेक्चर में। ओके, अब देखिए क्या होगा, यहाँ से क्या पता चल रहा है कि जब y का वैल्यू क्या होगा, जीरो होगा, तो उस टाइम जो एक्सेलेरेशन होगा वो आपका क्या होगा, मिनिमम होगा। ठीक, तो देखिए क्या लिखे, y इक्वल टू जीरो, एक्सेलेरेशन इज मिनिमम, देयरफॉर ए मिनिमम इक्वल टू जीरो। ठीक, चूँकि यहाँ पर जब पार्टिकल अपने मीन पोजीशन पर रहेगा तो इस पर फोर्स क्या रहेगा, जो रिस्टोरिंग फोर्स वगैरह है वो क्या रहेगा, यहाँ पर लगभग जीरो के बराबर ही रहेगा। ठीक, मतलब मिनिमम ही रहेगा। इस वजह से जो एक्सेलेरेशन होगा वो भी मिनिमम ही रहेगा और जीरो के बराबर ही होगा। ठीक, जब पार्टिकल मीन पोजीशन पर रहेगा तो इसमें क्या है, किसी तरीके का डिस्प्लेसमेंट नहीं है, तो रिस्टोरिंग फोर्स का कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी आया नहीं, मतलब रिस्टोरिंग फोर्स क्या है, जीरो है। तो जब रिस्टोरिंग फोर्स जीरो है तो एक्सेलेरेशन आपका क्या होगा, जीरो ही रहेगा। क्लियर। अब देखिए जब पार्टिकल थोड़ा बहुत इधर उधर डिस्प्लेस रहेगा तभी ना उसका डिस्प्लेसमेंट उसमें हुआ रहेगा, तभी ना हमारा रिस्टोरिंग फोर्स का कॉन्सेप्ट आएगा। तो देखिए क्या लिखे हैं कि एट वाई इक्वल टू प्लस माइनस ए। ठीक, जब वाई का वैल्यू क्या हो, प्लस माइनस ए होगा, मतलब यहाँ पर मैक्सिमम होगा, तो उस दरमियान क्या होगा, जो फोर्स होगा वो भी क्या होगा, उसको प्रयत्न करेगा इसको इधर ले जाने का, फोर्स भी क्या होगा उस टाइम मैक्सिमम होगा, तो एक्सेलेरेशन भी क्या होगा उस टाइम मैक्सिमम होगा। देयरफॉर ए मैक्स इक्वल टू क्या हो गया, जो आपका वैल्यू है ओमेगा स्क्वायर ए के बराबर होगा। ठीक, यहाँ पर देखिए निगेटिव साइन है। ठीक, तो आप इसको माड में बात करें तो ज़्यादा अच्छा है, हम लोग बस इसके मैग्नीट्यूड को चेक करें, एक्सेलेरेशन के मैग्नीट्यूड को चेक करें। ओके, क्लियर। ये जो निगेटिव साइन है ये तो बस डायरेक्शन बताने के लिए हम लोग बस मैग्नीट्यूड की बात करें। ठीक, अदरवाइज यहाँ पर y का वैल्यू माइनस ए रखेंगे तो a इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर ए हो जाएगा, और y के वैल्यू को अगर हम प्लस ए रखेंगे तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर कैपिटल ए हो जाएगा। ठीक, तो इस वजह से डायरेक्ट मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। ओके, क्लियर। जाहिर सी बात है जब यहाँ पर आएगा तो रिस्टोरिंग फोर्स क्या होगा, इस पर ज़्यादा लगेगा, उसको इधर ले जाने क्योंकि डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा हो रहा है तो रिस्टोरिंग फोर्स भी क्या होगा, यहाँ ज़्यादा लगेगा, तो इसका मतलब एक्सेलेरेशन भी क्या होगा, इस पोजीशन पर क्या होगा, मैक्सिमम होगा। और जैसे यहाँ पे आएंगे डिस्प्लेसमेंट क्या है, जीरो है, तो फोर्स भी क्या है, जीरो है, तो एक्सेलेरेशन भी क्या होगा आपका, जीरो होगा। बस ये चीज़ें यहाँ से क्लियर है ना। ये बस मैग्नीट्यूड की बात की है ताकि आप इस माइनस साइन से कंफ्यूज ना हो। अदरवाइज वाई इक्वल टू ए रखेंगे तो ए इक्वल टू माइनस वाई, ए इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। वाई इक्वल टू माइनस ए रखेंगे तो ए इक्वल टू माइनस ए इक्वल टू वाई इक्वल टू माइनस ए पे ए इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर ए हो जाएगा। तो इससे आपको कन्फ्यूजन ना हो, ये माइनस बट डायरेक्शन के लिए है, इस वजह से यहाँ पर क्या किए हैं, इस चीज़ को मैग्नीट्यूड के टर्म में बात कर लिए। ओके, क्लियर। तो इस तरीके से हम लोग क्या क्या देखे, पार्टिकल के डिस्प्लेसमेंट के इक्वेशन को देख लिए। ठीक, साथ ही साथ उसके एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड, फेज और फिर उसके वेलोसिटी और एक्सीलरेशन की बात कर लिए। ठीक, अब आगे हम लोग क्या करेंगे, इसकी एनर्जी की बात करेंगे। पहले काइनेटिक एनर्जी, फिर पोटेंशियल एनर्जी और फिर टोटल एनर्जी की बात करेंगे। ठीक, तो ये जो एनर्जी है इसको हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे। ओके, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो, आप चाहते हैं कि आपको हर एक टॉपिक दिया जाए, तो वीडियो को आप लाइक करिए और अपने दोस्तों तक शेयर भी करते रहिए। और अगर आपका कोई वैल्यूएबल फीडबैक है तो उसको भी आप ज़रूर दीजिए। कुछ अगर चाहते हो कि लेक्चर में सुधार किया जाए तो उसको भी कमेंट करके बताइए। साथ ही साथ अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो उसको सब्सक्राइब भी करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।